नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जो देश कल तक एक ही गठबंधन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, आज वही देश यमन की धरती को युद्ध का मैदान बना चुके हैं। यह सिर्फ गृह युद्ध नहीं है, यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है। यमन आज प्रॉक्सी वॉर का सबसे खतरनाक प्रयोगशाला बन चुका है, जहां बम गिरते हैं यमन पर, लेकिन फैसले होते हैं रियाद, तेहरान, अबू धाबी और वाशिंगटन में। यहां लड़ाई यमनियों की नहीं है, बल्कि रीजनल सुप्रीमेसी, रेड सी कंट्रोल, ऑयल रूट्स और ग्लोबल ट्रेड की है। और अब सवाल केवल यमन का नहीं रहा कि क्या यमन बचेगा कि नहीं बचेगा, या फिर यह देश ताकतवर देशों के शतरंज की बिसात पर एक और टूटा हुआ मोहरा बन जाएगा। सवाल बहुत कुछ है जिस पर आज हमें चर्चा करना है। तो आइए साथियों, आज समझते हैं यमन युद्ध की वो सच्चाई जिसे सिर्फ खबरों में नहीं, रणनीति, राजनीति और शक्ति संघर्ष के नजरिए से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। सऊदी वर्सेस यूएई, यमन बना जंग का मैदान, क्या टूटेगा यमन? साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ समाचार पत्रों को हम आधार बना लिए हैं, और इन्हीं समाचार पत्रों के आधार पर आज की हमारी चर्चा जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। और जितने भी समाचार पत्र आपको देख रहे हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हैं, चाहे हम राइटर्स की बात करें, चाहे एपी की बात करें, चाहे टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें, चाहे फ्रांस 24 की बात करें। एपी लिखता है, सऊदी अरबिया बॉम्ब्स यमन ओवर शिपमेंट ऑफ वेपन्स फॉर सेपरेटिस्ट दैट अराइव फ्रॉम यूएई। और ये समाचार जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो उसके मात्र कुछ घंटे पहले जो है, यानी कि 30 दिसंबर सुबह 8:15 पर ये अपडेट हुआ है। राइटर्स लिखता है, कोalition इन यमन कॉल्स ऑन सिविलियंस टू लीव मुकल्ला, सऊदी एजेंसी रिपोर्ट। द टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है, यूएई बैक सेपरेटिस्ट एक्यूज सऊदी ऑफ स्ट्राइकिंग फोर्सेस इन सदर्न यमन। और फ्रांस 24 लिखता है, सऊदी अरबिया बैक्स यमन गवर्नमेंट urges separatists टू विथड्रॉ फ्रॉम सीज्ड प्रोविडेंस। लेकिन सबसे पहले हमें मैप में समझना होगा कि जिस स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं वो स्थान है कहां। साथियों, आपके स्क्रीन पर जो है वो मैप दिख रहा है, और इस मैप में आपको यमन दिख रहा है। यमन के उत्तर में आपको सऊदी अरबिया और यमन के दक्षिण में आपको गल्फ ऑफ अडन यानी कि अडान की खाड़ी दिख रहा है। पश्चिम में अगर आप आ रहे हैं तो इसी में अडान की खाड़ी के आगे आपको अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। यमन के पूर्व में अगर हम बात करें तो यमन के पूर्व में आपको ओमान है ना, गल्फ ऑफ अडन के पूर्व में अरेबियन सी, करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तर में सऊदी अरबिया। पश्चिम में अगर हम बात कर रहे हैं तो रेड सी यानी कि लाल सागर की स्थिति जो है वो आपको देखने को मिल रही है। और इधर अफ्रीकन कंट्री जिबूती है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, ये सारा स्थिति आपको देखने को मिल रहा है। टॉपिक को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हमें यमन के इतिहास को समझना होगा और आज की स्थिति को जो है वो बारीकी से देखना होगा। साथियों, पहले यमन की लड़ाई जो है वो दो लोगों के बीच थी, और धीरे धीरे वो लड़ाई जो है वो चार ताकतों के बीच में जो है वो लड़ी जाने लगी। और यही कारण है कि ये मामला और भी उलझता जा रहा है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि एक मोहल्ला है जिसका नाम है यमन। पहले उस मोहल्ले में दो झगड़ालू लोग रहते थे, अब वहां चार झगड़ालू लोग आपस में लड़ रहे हैं, और इसलिए यह झगड़ा खत्म होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया। यमन का जो उत्तर का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है साथियों, ये उत्तर का जो क्षेत्र है, इस उत्तर वाले हिस्से में हूती नाम का गुट जो है वो बैठा हुआ है, और हूती नाम के गुट के पीछे से समर्थन कर रहा है ईरान। और इन्होंने राजधानी जो है यमन की, जिसका नाम है सना, इसके ऊपर जो है वो कब्जा कर रखा है। और ये समंदर में चलने वाले जहाजों पर जो है ये हूती हमला करते हैं। यानी कि हूती अकेले नहीं लड़ रहे हैं, ईरान की ताकत जो है वो पीछे से जो है वो हूती को सपोर्ट कर रही है। अब यमन के दक्षिण का पार्ट आपको जो दिख रहा है, इस दक्षिण के पार्ट में जो सरकार है, यहां की यमन की सरकार है, और इस यमन की सरकार को सपोर्ट कर रहा है सऊदी, है ना। यानी कि यमन की सरकारी टीम जो है, जो कि असली सरकार है, जिसे पूरी दुनिया पहचानती है, सऊदी अरब इनका साथ दे रहा है। यानी कि सऊदी चाहता है कि यमन एक ही देश बना रहे और हुत्ती जो है वो सत्ता में ना आए।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा खिलाड़ी है साथियों जिसका नाम है एसटीसी। एसटीसी क्या है अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। एसटीसी, एसटीसी को सपोर्ट कर रहा है यूएई। और कहानी का सबसे तीसरा खिलाड़ी जो है, जो कि दक्षिण यमन वाला जो देश है उसके बारे में चाहता है कि ये एक अलग देश बन जाए। और अभी ये दक्षिण की लड़ाई जो है वो छिड़े हुए, यानी कि आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो यूएई को यमन की एकता से ज्यादा अपना फायदा जो है वो दिख रहा है। अब असली झगड़ा जो है वो क्या है? पहले की जो लड़ाई थी साथियों वो सरकार बनाम होती थी, और अब की जो लड़ाई है वो सऊदी के समर्थक बनाम यूएई के समर्थक की बन चुकी है। और सऊदी और यूएई खुले तौर पे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अंदर ही अंदर जो है वो लड़ रहे हैं। और इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है यमन के आम लोगों को। यमन के लोगों का घर उजड़ रहा है, भूख से मर रहे हैं, डर से मर रहे हैं, शांति कहीं नहीं। थोड़ा सा हम फोटो देख लेते हैं जिससे कि आपको यहां की स्थिति और भी क्लियर समझ में आएगी। एक तरफ आपको सऊदी और दूसरे तरफ यूएई के जो नेता हैं वो दिख रहे हैं। यमन के में यूएई समर्थक गुट पर सऊदी अरब ने जो है वो बमबारी की है। और ये यमन की वर्तमान स्थिति आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है, किस प्रकार से सब कुछ बॉम्बार्डिंग में यानी कि बमबारी में तहस नहस हो चुका है। आप वहां की स्थिति को समझिए और स्थिति को समझते हुए आप समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या है। अब सऊदी की जो बमबारी है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? साथियों, अब तक लोग समझते थे कि सऊदी अरब और यूएई एक ही तरफ है, यानी कि दोनों एक दोस्त हैं और दोनों का दुश्मन जो है वो होती है। लेकिन अब कहानी जो है वो बदल गई है। सऊदी के जहाजों ने हवाई हमला किया है और हमला हुआ किसके ऊपर? एसटीसी नाम के गुट पर। और एसटीसी नाम के गुट को समर्थन कौन कर रहा है? यूएई। यानी कि पहले सऊदी ने चेतावनी दी और फिर जमीन पर एक खबर आई कि बम जो हैं वो एसटीसी पर जो है वो गिर चुके हैं। और सऊदी खुलकर इस बात को नहीं मान रहा है, लेकिन जो हुआ है वो सबको दिख रहा है। यानी कि सऊदी और यूएई जो एक साथ मिलकर हूती के खिलाफ लड़ रहे थे, अब सऊदी और यूएई जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। यानी कि सऊदी के समर्थक और यूएई के समर्थक जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ भी कहां रहे हैं? तो लड़ रहे हैं यमन के मैदान पर। यानी कि लड़ाई जो है वो किसी और के घर में जो है वो कर रहे हैं। मैंने कहा यमन को मान लीजिए एक मोहल्ला, और मोहल्ले के दो झगड़ालू लोग किसी दूसरे के घर, किसी तीसरे के घर में आप समझ लीजिए कि जाके लड़ाई कर रहे हैं। मतलब जो पहले दो दोस्त थे वही क्या कर रहे हैं कि अब एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे के घर में घुसकर। ठीक, अब ये इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है? साथियों, इतना बड़ा मसला इसलिए बन गया है क्योंकि दोस्त सिर्फ कागज पर अभी बचे हुए हैं। यानी कि यूएई और सऊदी की जो दोस्ती है वो कागजों पर है, जमीन पर जो है वो इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब दुश्मन एक नहीं, दुश्मन कई हो गए हैं यमन के मैदान पर। तो फिर वही समझ में आ रहा है कि जिस लड़ाई को दोनों मिलकर खत्म करना चाहते थे, अब वो लड़ाई जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब बड़े बड़े ताकतवर देश आपस में भिड़ जाते हैं साथियों, तो शांति पहले मरती है और आम लोग जो है वो सबसे ज्यादा पिसते हैं। साथियों, यमन की ये जो समस्या है, इस समस्या को समझना है तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब बाहर से दुश्मन कम और अंदर से झगड़े ज्यादा हो जाएं, तो देश जो है वो कमजोर पड़ जाता है। और यमन अब एक नहीं बल्कि 3 हिस्सों में जो है बंट गया है। आज यमन ऐसा देश नहीं रहा है जिस पर एक सरकार का राज हो। यमन के उत्तर यानी कि उत्तरी यमन में अगर हम बात करें तो हूती का हाथ है। दक्षिणी यमन में अगर हम बात करें तो एसटीसी का दबदबा है। और सरकार बस थोड़े से इलाकों में जो है वो समट गई। यानी कि देश एक है, लेकिन कंट्रोल जो है वो 3 लोगों के पास है। और यहां सबसे बड़ी गड़बड़ यह है साथियों कि सऊदी अरब यह चाहता है कि यमन एक साथ रहे ताकि उसकी सीमा जो है वो सुरक्षित रहे। यूएई चाहता है कि समंदर के रास्ते और बंदरगाहों पर पकड़ जो है वो मजबूत हो, और उसके लिए दक्षिण यमन पर जो है वो यूएई के पसंद की जो है वो सरकार है। आप तस्वीर देख सकते हैं और इस तस्वीर से जो है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब साफ है कि दोनों दोस्त ये देखते हैं कि दोनों का फायदा जो है उसमें किसका अलग अलग फायदा है।
अब यमन के पश्चिम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको यहां लाल सागर यानी कि रेड सी दिख रहा है, और लाल सागर अब यमन तक सीमित नहीं रहा है। हूती जो हैं वो समंदर में जो भी जहाज इस लाल सागर के क्षेत्र से पास हो रहे हैं उन सबके ऊपर हमला कर रहा है। और लाल सागर जो है विश्व का सबसे व्यस्तम जो है व्यापारिक रूट है, जो कि एशिया को यूरोप से जोड़ने का काम करता है। दुनिया भर के सामान यहीं से गुजरते हैं, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे रोजमर्रा की चीजें। और अब स्थिति ये हो गई है कि लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये अब यमन तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर को जो है इस यमन को लेकर चिंता बढ़ गई। यहां की सरकार जो है वो कमजोर पड़ चुकी है, राष्ट्रपति परिषद सिर्फ नाम भर का बचा है, और असली ताकत जो है वो बंदूक वाले गुटों के पास है। साथियों, जब कानून की जगह पर हथियार फैसले लेने लगे तो देश बिखरने लगता है, और इतिहास हमें यही बात सिखाता है कि लीबिया और सीरिया में भी यही स्थिति जो है बनी हुई थी। थोड़ा सा हम मैप में लीबिया और सीरिया वाली कंडीशंस भी देख लेते हैं, जिससे कि हमको और समझना आसान हो जाएगा। आप मैप में देखिए, यहां अगर हम मानवता की बात करें तो जहां आपको लाल कलर दिख रहा है डार्क में, ये वो स्थान है जहां की 40% से अधिक आबादी अभी भी भूख से मर रही है, और जो यमन की राजधानी है सना, वहां की स्थिति भी वही है। आप देख रहे हैं की प्लेयर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें कौन कौन की प्लेयर्स हैं? तो एक तरफ सऊदी अरबिया, दूसरी तरफ यूएई, और तीसरी तरफ यमन की सरकार आपको दिख रही है। सऊदी अरबिया को सपोर्ट जो है वो विश्व के मजबूत देशों के साथ मिल रहा है। यमन जो सरकार है वो अदर आर्म ग्रुप, एचटीसी, हूती, मतलब सबकी लड़ाई भैया जो है वो यमन की भूमि पे जो है वो चल रही है। ठीक, ये कंडीशन देखिए, ये आपको गल्फ ऑफ अडन दिख रहा है और ये आपको ओमान दिख रहा है ना। कंट्रोल समझना जो है वो आपको और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये अडन है, गल्फ ऑफ अडन है, और ये लाल सी का रास्ता है, और ये जो क्षेत्र है यहां हूती हैं, और हूती जो है वो बार बार क्या कर ले रहे हैं, हूती बार बार जो है वो लाल सागर के क्षेत्र से अगर कोई जहाज जा रहा है तो उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ठीक है ना, हु कंट्रोल व्हाट इन यमन। तो अब कलर के हिसाब से समझिए कि ये जो कलर नजर आ रहा है ये हूती है, ये जो कलर नजर आ रहा है ये एसटीसी, एसटीसी मतलब सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो है वो आपको दिख रहा है। ये जो आपको कलर नजर आ रहा है वो आपको हदरामी एलिट फोर्स का दिख रहा है। यहां जो आपको पिंक कलर नजर आ रहा है ये यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है, और जो ग्रीनिश कलर आपको यहां ऊपर नजर आ रहा है वो फोर्सेस अलाइंड विथ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। यानी कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो है वो आपस में लड़ते हुए यमन की भूमि पर दिख रहे हैं। ठीक है ना, सना, यमन, और ये सारी कंडीशन जो है वो आपको मैप के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि ये सारे देश जो हैं वो यमन में जो है एक दूसरे से लड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम सीरिया को एक बार मैप में देख लेते हैं, और सीरिया और लेबनान को मैप में देखें, और लीबिया को मैप में देखें, और यहां से हमें कुछ सीखना होगा। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये सीरिया नजर आ रहा है, और सीरिया और लीबिया के बारे में अगर हम बात करें तो इतिहास इस बात को फिर से जो है वो सिखाने का प्रयास कर रहा है कि देश के अंदर अगर कोई ताकतवर गुट बन जाते हैं, सरकार वहां कमजोर हो जाती है, तो बाहर के देश अपने फायदे के लिए दखल देने लगते हैं और देश टूट जाता है। और यही हाल जो है वो लीबिया और सीरिया का हमें देखने को मिलता है। लीबिया की अगर हम बात करें साथियों, तो लीबिया में पहले क्या था, एक देश एक सरकार, गद्दाफी की। फिर क्या हुआ, सरकार गिरी, कोई मजबूत नई सरकार नहीं बन पाई। नतीजा ये निकला कि अलग अलग मिलिशिया गुट जो है वो बन गए, और हर गुट ने अपना अपना इलाका जो है वो संभाल लिया, और किसी एक की बात मानने वाला कोई भी जो है वो लीबिया में हमें देखने को नहीं मिला, है ना। कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा है। तो बाहर के देश क्या करने लगे, कोई एक गुट का सपोर्ट करने लगा, कोई दूसरे गुट का सपोर्ट करने लगा, और सब अपने फायदे के लिए, क्योंकि लीबिया के बारे में या सीरिया के क्षेत्र के बारे में बात करें तो तेल, है ना, यानी कि लीबिया अब एक देश नहीं, कई छोटे छोटे इलाकों का जो है वो जोड़ बन गया है। सीरिया की स्थिति भी वही, गृह युद्ध से जो है वो तबाही की शुरुआत हुई, सरकार और जनता के बीच तनाव हुआ, और धीरे धीरे लड़ाई जो है वो और भी आगे बढ़ी। सरकार, विद्रोही गुट, आतंकी संगठन तीनों मैदान में उतर गए। बाहर के देश ने देखा कि भैया अब हम कैसे घुसे, तो किसी ने सरकार का साथ दिया, किसी ने विद्रोही गुट का साथ दिया। ठीक, सबने अपना अपना जो है वो क्या किया, हित देखा, और इसका असर ये पड़ा कि सालों तक जो है वो सीरिया में गृह युद्ध हुआ, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, करोड़ों लोग घर छोड़ के भागे, देश तबाह हुआ। यानी कि सीरिया की जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो खत्म होने की जगह और भी ज्यादा जो है वो फैली, और सेम कंडीशन हमें जो है वो देखने को कहां मिल रही है, सेम कंडीशन हमें यमन में भी देखने को मिल रहा है।
कि अगर यमन भी अगर नहीं सुधरा तो यमन में भी कई गुट हैं, सरकारें कमजोर हैं, सऊदी, यूएई, ईरान जैसे देश जो हैं वो यमन के लड़ाई में शामिल है, तो कहीं ऐसा मत हो कि यमन की स्थिति भी लीबिया और सीरिया जैसी स्थिति ना हो जाए। थोड़ा सा और भी हम चलते हैं और चलते हुए हम चीजों को समझते हैं। यमन के सिविल वॉर के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो 1990 से इस सिविल वॉर की जो है शुरुआत हुई है और यमन की जो सिविल वॉर है वो उत्तरी और दक्षिणी यमन को लेकर हुई है। 1990 में दोनों ने मिलकर कहा था, उत्तरी और दक्षिणी यमन ने, कि अब हम साथ में रहेंगे, एक देश बनेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि सोच दोनों की जो है अलग थी, सिस्टम अलग था और भरोसा काफी कमजोर था। यानी देश तो जुड़ गया लेकिन दिल जो है वो नहीं जुड़ा। 1994 में पहला सिविल वॉर जो है वो यमन में देखने को मिला। एकता ज्यादा दिन तक नहीं चली, नॉर्थ बनाम साउथ की सेना आपस में लड़ने लगी और नतीजा यह हुआ कि नॉर्थ ने जो है वो जीत हासिल की और साउथ जो है वो नाराज रह गया और यहीं से दक्षिण यमन में अलगाव की भावना जो है वो पैदा हो गई। 2011 अरब स्प्रिंग हुआ, सलेह जो है वो आउट हो गया, है ना, यानी कि सलेह की विदाई हुई और पूरा अरब जगत जो है वो हिल रहा था। यमन में भी जनता सड़कों पे उतरी। 30 साल से सत्ता में बैठे हुए अली अब्दुल्लाह सलेह को जो है वो हटना पड़ा। लेकिन समस्या ये थी कि सलेह तो गया लेकिन सलेह के बाद कोई भी मजबूत सिस्टम नहीं आया, सत्ता कमजोर हाथों में चली गई, स्थिति और खराब हो गई। 2014 हूती ने जो है वो सना के ऊपर यानी कि यमन की राजधानी के ऊपर कब्जा कर लिया और इसी कमजोरी का फायदा जो है वो हूतियों ने उठाया। राजधानी सना हूतियों के हाथ में हुई, सरकार को राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। उत्तर यमन की अगर हम बात करें तो उत्तर यमन में ईरान के समर्थन में जो है वो पूरी सरकारें चल रही थी और यहीं से यमन की लड़ाई जो है वो खुलकर गृह युद्ध में बढ़ गई। 2015 जो है सऊदी ने जो है वो यमन में हस्तक्षेप किया और हूती के बढ़ते हुए असर से, क्योंकि सऊदी और यमन की सीमा आपने देखा कि दोनों बाउंड्री जो है दोनों की एक है। सऊदी को अब डर लगने लगा कि कहीं ऐसा मत हो कि ईरान का प्रभाव जो है वो सऊदी में दिखने लगे। तो सऊदी और सऊदी के सहयोगी देश ने यमन में सैन्य हस्तक्षेप करना शुरू किया और मकसद था हूती को रोकना, यमन सरकार को वापस लेना। लेकिन युद्ध जो है वो लंबा खिंच गया, आम जनता जो है इस पे पिसती चली गई। 2019 एसटीसी वर्सेस गवर्नमेंट, एसटीसी मतलब कुल मिलाकर सऊदी और यूएई की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई कहां, 2019 में, और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ठीक है ना। एसटीसी यानी कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल दक्षिण यमन को अलग देश बनाना चाह रहा था और इसे यूएई का समर्थन मिल गया। अब स्थिति बन गई कि सरकार जो है वो सऊदी समर्थित थी और एसटीसी जो है वो यूएई समर्थित था। मतलब दो दोस्त तो साथ में आए लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। 2022 की कंडीशन अगर हम बात करें तो सबसे नाजुक स्थिति जो है वो यमन में हुई। अंदरूनी लड़ाई जो है वो खुलकर सामने आने लगी, सीज फायर जैसी स्थिति बनी। लेकिन हूती अब भी जो है वो यमन में मजबूत, एसटीसी सक्रिय, सरकार कमजोर। सऊदी और यूएई दोनों अपने अपने हित को देखने लगे। लाल सागर के क्षेत्र में जो है वो हमले होने लगे और इसलिए इसे फ्रेजाइल पीस या प्रॉक्सी वॉर का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। सऊदी और यूएई क्यों बटे? तो दोनों का उद्देश्य क्या था? अपने अपने हित थे और अपने अपने हित के लिए जो है वो दोनों सामने आए। कोई अपनी सीमा देख रहा था और कोई व्यापारिक रूट देख रहा था। इसलिए जो है वो दोनों अपने अपने हित के लिए, अपने अपने फायदे के लिए अंदर ही अंदर जो है वो आपस में नाराज हो रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। पहले दोनों देश एक दूसरे की मदद करते थे, अब दोनों को अपनी अपनी चिंता हुई और इसका सीधा असर यह हुआ कि जब दो ताकतवर लोग आपस में लड़ते हैं तो ध्यान बढ़ जाता है, ताकत आधी हो जाती है, भरोसा टूट जाता है और तीसरा बैठकर जो इस सबको देख रहा होता है वो अपने आप को मजबूत करता है। यानी कि यूएई और सऊदी जब आपस में लड़ना शुरू कर दिए तो हूती को यह समय मिल गया कि हूती जो है वो अपने आप को मजबूत करे और हूती ने जो है यमन में अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लिया और हूती आज यमन में बहुत ज्यादा जो है वो मजबूत हो गया। हूती की कंडीशन जो है वो यमन में बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। अब लड़ाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। हूतीस को इससे फायदा यह हुआ कि नॉर्थ यमन में उनके ऊपर दबाव कम हो गया। सऊदी की नजर जो है वो दक्षिण में पड़ गई और यूएई अपना एक अलग एजेंडा चल रहा है। इसलिए हूतीस को रोकने वाला कोई मजबूत हाथ नहीं बचा और इसे भी बिल्कुल अगर आप ये समझ सकते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हूती की जो नजर है वो पूरे के पूरे यमन पर है और सऊदी और यूएई जो है वो आपसी मतभेद को लेकर दक्षिण यमन में लड़ रहे हैं। दक्षिण यमन की स्थिति ये हो गई है, अस्थिरता हो गई है, भूख हो गई है, बीमारी हो गई है, जहाजों के रास्ते को जो है बाधित किया जा रहा है।
कंडीशन जो है वो और भी ज्यादा खराब हो रही है और इसका फायदा जो है वो हुतीज ही उठा रहे हैं। इसका फायदा जो है वो हुतीज को ये मिल रहा है कि सऊदी और यूएई जितना ज्यादा देर तक लड़ेंगे उतने हुतीज को अपने आप को मजबूत करने का समय मिल जाएगा। हथियारों का सपोर्ट मजबूत होगा, प्रशासन पे पकड़ जो है मजबूत होगी और हुतीज यही चाहता है कि यमन के क्षेत्र में यूएई और सऊदी जो है वो आपस में लड़े, है ना। और इसका फायदा हुतीज को यह मिलेगा कि हुतीज जो है वो लाल सागर का जो क्षेत्र, आपको ये रेड सी का क्षेत्र दिख रहा है, इस लाल सागर के क्षेत्र में हुतीज को खुली छूट मिल जाएगी कि हुतीज जो है, जो कि विद्रोही हैं, जो कि ईरान के समर्थन से हैं, ये इस क्षेत्र में जाने वाले जहाजों पर हमला करेंगे, जिससे ग्लोबल अटेंशन मिलेगा, प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम होगा, खुद को हुतीज इस रीजनल पावर प्लेयर के रूप में जो है वो पेश करेंगे और ग्लोबल रूप से अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक, जब रेड सी में हुतीज बहुत मजबूत हो जाएंगे तो इसका सबसे फायदा यह मिलेगा कि कभी भी सब शांति की बात होगी तो हुतीज अपने आप को दिखाएंगे कि वो नेगोशिएशन लेवरेज उनको मिल रहा है। ठीक, क्योंकि हुतीज कहेंगे कि भैया नॉर्थ में हम कंट्रोल करते हैं, शिपिंग रूट हम अफेक्ट कर सकते हैं और हमारे बिना कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि हुतीज हमेशा बार्गेनिंग पावर में होंगे, हुतीज की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी और यही समस्या जो है वो यमन के लिए है कि कहीं ऐसा मत हो कि यमन जो है वो टूट जाए और यमन की स्थिति सीरिया और लीबिया वाली हो जाए। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट तो करना ही है, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।